नमस्कार दर्शकों, लाल किताब की वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत पिछले अंक में हमने आपको बताया था कि 9 ग्रहों के प्रभाव के कारण ही पृथ्वी में उपस्थित सभी तत्वों को मात्र 9 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक तत्व किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। शरीर में मौजूद इन सभी तत्वों की मात्रा के कारण ही मनुष्य के भाग्य का निर्माण होता है। इन तत्वों की मात्रा को कम या ज्यादा करके मनुष्य अपने भाग्य या कर्म को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि ग्रहों पर तो नियंत्रण आदमी कर ही नहीं सकता, केवल उनके प्रभाव को कम या ज्यादा कर सकता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपकी कुंडली का 9वां घर आपके पिता का घर या पिता की कुंडली कहलाता है। पिता का सम्मान पिता की कुंडली के तीसरे घर से देखा जाता है, यानी आपकी कुंडली के 9वें घर से तीसरा घर यानी आपका 11वां घर आपके पिता के मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत को बताता है। इसीलिए यदि आपकी कुंडली के 11वें घर में राहु उपस्थित हो तो यह आपके पिता के लिए सदैव ही हानिकारक होता है, यानी इस स्थिति में आपके पिता के मान सम्मान को हमेशा ही खतरा बना रहता है। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के 11वें घर में राहु हो और उसके पिता के ऊपर संकट चल रहा हो तो उस व्यक्ति को राहु ग्रह का ही उपाय करना चाहिए, यानी राहु से संबंधित वस्तुओं यानी नारियल और जौ इत्यादि को बहते हुए दरिया में बहाना चाहिए, क्योंकि चौथे घर को माता का घर माना जाता है और कोई कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों न हो, अपनी माता के सामने जाने पर वह उत्पात कर ही नहीं सकता है। यानी चौथे घर में स्थापित होने पर जो राहु आपके पिता को कष्ट दे रहा था अब आपके अनुकूल होकर आपको अत्यंत ही शुभ परिणाम देने लगता है। इस नियम के पीछे यह सिद्धांत काम करता है कि किसी भी ग्रह से संबंधित वस्तुओं को भूमि में दबाने या बहते हुए दरिया में बहाने से उस ग्रह से संबंधित तत्व की मात्रा शरीर में कम हो जाती है और उस ग्रह के तत्व की कमी के प्रभाव आपके जीवन में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होना शुरू हो जाते हैं। जबकि इसके विपरीत किसी भी ग्रह से संबंधित वस्तु को शरीर पर धारण करने पर उस ग्रह से संबंधित तत्वों की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी और उसकी अधिकता के परिणाम आपके जीवन में आने प्रारंभ हो जाएंगे। इसीलिए भारतीय ज्योतिष में यह व्यवस्था दी गई है कि किसी भी ग्रह से संबंध रखने वाले तत्व जो मानव मन, तन और धन को प्रभावित करते हैं उनकी मात्रा को घटाया अथवा बढ़ाया जाए। अब हम आपको बताते हैं कि मानव शरीर में मौजूद इन तत्वों को किस प्रकार घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। किसी भी ग्रह के तत्व जो कि मानव शरीर में मौजूद हैं उनके प्रभाव को कम करने के लिए उस ग्रह से संबंध रखने वाली वस्तुओं को दान करना या भूमि अथवा किसी स्थान में दबाने या जल प्रवाहित करने या शरीर पर धारण करके उन तत्वों के प्रभाव को कम या ज्यादा किया जा सकता है। इन्हीं कृत्यों को ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने का उपाय कहा जाता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में अवश्य ही रखा जाना चाहिए कि इन उपायों को किसी ज्योतिर्विद की सलाह से ही किया जाए, अन्यथा आपको लाभ के स्थान पर क्षति का सामना करना पड़ सकता है। इन्हीं तथ्यों को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है कि जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति को बदलने के लिए ग्रहों के घर या राशि बदल दी जाए। ऐसा करने के लिए किसी भी जातक की कुंडली में उपस्थित ग्रहों से संबंध रखने वाली वस्तुओं को प्रवाहित किया जाए, भूमि में दबाया जाए अथवा किसी को दान किया जाए योग्य व्यक्ति को, या शरीर पर धारण किया जाए, जिसके द्वारा आकाश में विचरण कर रहे ग्रहों का प्रतिबिंब या रश्मियों को उच्चीकृत या निम्नीकृत करके उनके प्रभाव को प्रश्नगत जातक पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव हो सके। इसको एक उदाहरण के द्वारा भी समझा जा सकता है। आकाश में विचरण करने वाले ग्रह सतत विचरण करते रहते हैं, लेकिन उनकी रश्मियों का प्रभाव एक निश्चित समय पर ही अनुकूल रहता है या प्रतिकूल रहता है। तो या तो उनके अनुकूल होने की प्रतीक्षा करें
या उपाय करके शीघ्र ही परिणामों को अनुकूल रूप में प्राप्त। जैसे एक शिकारी अपनी बंदूक को तान कर खड़ा हो जाए और जैसे ही कोई पक्षी उसकी बंदूक के निशाने के सामने आए तो वह गोली चलाकर अपने शिकार को मार देगा। वहीं एक दूसरा शिकारी भी है जो बंदूक की नाल के सामने अपने शिकार के आने का इंतजार न करके फौरन ही शिकार की ओर बंदूक की नाल का मुंह करके शिकार को मार गिराता है, जिस दूसरे शिकारी को यह मिलता है कि वह अधिक समय तक कष्ट उठाने से बच जाता है और जल्दी ही अपने मनोनुकूल परिणाम प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार हम इस निर्णय पर या परिणाम पर पहुंचते हैं कि या तो लंबे समय तक कष्ट भोगते रहो अथवा ग्रहों के उचित उपाय करके शीघ्र ही अपने मनोअनुकूल परिणाम प्राप्त कर लिए जाएं। लेकिन मनोवांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उन उपायों को करना सदैव ही श्रेयस्कर और आसान रहता है। इस प्रकार से कुंडली के अनुसार इन उपायों को करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में अवश्य ही रखना चाहिए। नंबर 1, आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह मंदा या दुष्प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, यानी कि आकाश में विचरण कर रहे कौन से ग्रह की रश्मियां आपके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। दूसरे शब्दों में मंदा व्यवहार करने वाले ग्रह का उपचार अवश्य ही करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, यदि कोई ग्रह आकाश में विचरण करते समय या कुंडली का कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में कौन से घर में यदि स्थापित कर दिया जाए तो आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, उपरोक्त प्रभावों का अध्ययन करके यह निर्णय लिया जाता है कि जातक के जीवन पर मंदा प्रभाव डालने वाले मंदे ग्रह को कौन से खाने में आसानी से लाया जा सकता है या स्थापित किया जा सकता है, अर्थात मनुष्य उपाय के द्वारा यानी जल में प्रवाहित करके, भूमि में दबा करके, किसी को दान करके या उसके मुख्य अंश को शरीर पर धारण करके अपने शरीर में मौजूद तत्वों के अनुपात में परिवर्तन कर सकता है। यहाँ यह तथ्य भी स्पष्ट करना समीचीन है कि ऐसे उपाय करते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए कि उपरोक्त ग्रह का प्रभाव जातक के पूर्णतः अनुकूल हो और वह ग्रह मंदे घर में प्रकट होने की बजाय शुभ घर में स्थापित होकर के अपना उत्तम फल जातक को प्रदान करे। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि प्रत्येक ग्रह से संबंध रखने वाले जानदार और बेजान तत्व या वस्तुओं की जानकारी कुंडली के हर खाने या घर से संबंध रखने वाले सुख दुख व इन सब के आपसी और पारस्परिक संबंध का ज्ञान रखना निहायत ही जरूरी होता है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होते भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि लाल किताब का कोई सा भी उपाय बिल्कुल इंजेक्शन की तरह कार्य करता है और प्रभाव डालता है और परिणाम प्राप्ति में देरी नहीं लगती। इसीलिए योग्य व्यक्ति की सलाह से ही लाल किताब के उपाय किया जाना जातक के हित में रहता है। तो दर्शकों, आज के अंक में हमने आपको लाल किताब के विश्लेषण के द्वारा यह बताया कि आकाश में विचरण करने वाले तथा जन्म कुंडली में मौजूद ग्रहों तथा शरीर में मौजूद उनके तत्वों या पदार्थों का निर्धारण करके जो भी तरीके अपनाए जाते हैं उनको ही उपाय कहा जाता है। इन उपायों को करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अगले अंक में हम आपको बताने वाले हैं कि ग्रहों की दृष्टि किस प्रकार से काम करती है, पूर्ण दृष्टि क्या होती है, आधी दृष्टि क्या होती है, चौथाई दृष्टि क्या होती है और ग्रहों के आपस में किस प्रकार से एक दूसरे को टक्कर मारते हैं। अगले अंक का इंतजार कीजिए, हमको विदा दीजिए और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, अपने कमेंट से हमको अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं। ओम श्री माधवाय नमः।